नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एक्स सीरीज़ पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2019 में 9वीं रैंक हासिल कर रखी है। मेरा नाम रवि वर्मा है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मैंने 10th 11th क्लास और 12th क्लास अपनी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से कंप्लीट की है। और उसके बाद मैं DTU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने। और उसके बाद से मैंने जो है इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कितने साल मतलब आपने इसलिए तैयारी की इसके लिए? अगर बात करूँ सिर्फ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की तो वो तो 3 साल से मैं तैयारी कर रहा था। बट फोर्सेस को ज्वाइन करना मेरा शुरू से ही मतलब 12th क्लास से मेरा सपना रहा है, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के सामने आप अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट आने से पहले आपको कैसी फीलिंग हो रही थी? क्या महसूस हो रहा था कि आपको लग रहा था कि आप जो है नेशनल लेवल पे अपने आप को 9वीं रैंक हासिल करने में साबित कर सकते हैं? 9 रैंक या फिर कोई भी ऐसे टॉप रैंक के बारे तो मैंने नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरी तैयारी ठीक थी और मेरे मार्क्स भी जो मैंने कैलकुलेशन किए थे उसके हिसाब से ठीक बन रहे थे। हाँ, तो टॉप रैंक का तो मैंने नहीं सोचा था ऐसे। टॉप 10 में जगह बनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था? सच बताऊँ तो मुझे तो मतलब यकीन कुछ दिन तक नहीं हुआ था कि टॉप 10 में हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब आ सकता हूँ टॉप 10 में। लेकिन ये जो फीलिंग है ये बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से मेरे फ्रेंड्स और बाकी लोग मेरे को स्पेशल फील करवा रहे हैं तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके। आपने किस प्रकार के रिसोर्सेज का प्रयोग किया जिससे आपको इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करने में और राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल करने में मदद मिली? रिसोर्सेज मैं कहूँगा कि अगर तैयारी की बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड बुक्स थी मैंने उन्हीं को रेफ़र किया है। कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 5-6 बुक्स की हों, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा था, लेकिन उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया, नोट्स बनाए और उन्हीं को रिवाइज़ किया। तो ये मेरा तरीका रहा है। इसके अलावा जो है एक रिसोर्स बोल लीजिए या मोटिवेशन बोल लीजिए, मेरे जो परिवार वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा साथ रहा है, और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त और मेरे टीचर्स। तो यही मेरे रिसोर्स हैं। आप कोई ऐसे किताब के बारे में बताएंगे जो मतलब जैसे आपने कहा कि मैंने ढेर सारी किताबों को अध्ययन ना करके एक किताब को कई बार मैंने पढ़ा, तो कुछ बताएंगे उस किताब के बारे में? कौन सी किताब थी? हाँ, ऐसी लगभग हर सब्जेक्ट की बात हो जाती है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी के अंदर हम देखते हैं तो M लक्ष्मीकांत जो बुक है, आई थिंक कि उसके अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी किताब को हम अच्छे से पढ़ें और उसमें जो चीज़ें दे रखी हैं उनको मिस ना करें, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें। इसी तरीके से बाकी बुक्स देख लें, जैसे हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, तो सिर्फ वही बुक पढ़ो। मैंने सिर्फ वही बुक पढ़ी, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किसी और बुक की तरफ नहीं गया था। तो इस तरीके से मतलब जो है अपने बुक्स को मैंने लिमिटेड रखा था। आपकी स्ट्रेटजी क्या रही इस एग्ज़ाम के प्रति, या मतलब कैसे आपने? हाँ, स्ट्रैटेजी के बारे में ये था कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं था, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। और पिछले जो अटैम्प्ट्स में मैं क्लियर नहीं कर पाया था उससे मैंने ये शिक्षा ली कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो थे मैंने उनको एनालाइज़ किया कि भाई ये एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन की डिमांड क्या है यहाँ पर और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले वो एनालाइज़ किया। उसके बाद फिर मैंने अपने जो भी मैंने बुक्स वगैरह जो भी देखी अपना उस मटेरियल में से मैंने अपना नोट्स बनाए, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, और उन नोट्स में वो चीज़ें शामिल की जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जाती थी, उसके अकॉर्डिंगली नोट्स बनाए और उनको फिर बार बार मैंने जो है टाइमली बिल्कुल उनको रिवाइज़ किया। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रही है। और पेपर 2 के लिए बात करूँ तो पेपर 2 के लिए मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की है, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस की और आर्ग्यूमेंट्स की प्रैक्टिस की, और उसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर को कंटिन्यूस करता रहा। और इन सभी के लिए न्यूज़पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके भी टच में रहा था मैं। जैसा कि इसमें करंट अफेयर एक पोर्शन होता है, उसके लिए आपने क्या किया था? क्या कहाँ से सोर्सेज उपलब्ध करते थे, पढ़ते थे? करंट अफेयर्स 2 तरीके से मतलब हमारा हेल्पफुल है। पहला तो है कि पेपर 1 के लिए जो आता है करंट अफेयर्स, दूसरा पेपर 2 में जो आप लिखते हैं, ऐसे हो गया या आर्गूमेंट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, उसके लिए। तो पेपर 1 की बात करूं तो आपको न्यूज़पेपर में से उतना चीज़ नहीं मिल पाएगा, तो पेपर 1 के लिए मैंने GK टुडे या करंट अफेयर्स देखा था।
हाँ, उसी में से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और बात करूँ पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स की, तो वो जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, आप चाहे कोई भी पढ़े, चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने द हिंदू को प्रेफर किया था, और मैंने बीच में इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा था। तो उन्हीं में से कुछ कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करना और उन्हीं को तैयार करना, इस तरीके से करंट अफेयर्स को मैंने किया था। जैसा कि आपने देखा कि अभी रवि वर्मा जी ने, जो कि यूपीएससी सीएपीएफ में 9वीं रैंक हासिल कर के हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। अब हम बात करते हैं कि इस पेपर को देने से पहले या इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्या होता है? एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो ये है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। इसके अलावा नेपाल और शायद भूटान सिटीज़न भी अलाउड होते हैं। दूसरा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन आप किसी में भी हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, 25 ईयर्स जो है इसके लिए एज लिमिट है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ओबीसी की बात करूँ तो 3 ईयर का और रिलैक्सेशन है, और उसके बाद SC ST में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है इसमें। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को CAPF के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, ये होता क्या है, क्या पोस्ट क्या होती है इसमें, क्या? बिल्कुल, CAPF मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। जैसे कि इसमें फोर्सेज आते हैं जैसे ITBP, SSB, CRPF, CISF, तो इस तरीके की BSF, ये सभी फोर्सेज CAPF के अंडर आती हैं। और इनका मेन मैंडेट जैसे रहता है, कुछ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं जैसे कि ITBP या BSF, जो BSF पाकिस्तान बॉर्डर को करता है, ITBP चाइना बॉर्डर पे करता है, तो वो रहती हैं। इसके अलावा जैसे CRPF है तो वो नक्सलाइट एरिया को हैंडल करती है। CISF जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जैसे मेट्रो हैं, हमारे PSUs हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को प्रोटेक्शन देना। इसके अलावा ये सारे CAPF जो हैं और भी काम करते हैं, जैसे VIP प्रोटेक्शन देना, या फिर इंपॉर्टेंट हमारे जैसे पार्लियामेंट है उनको सिक्योरिटी देना। तो इस तरीके के सारे काम अगर हम देखें तो CAPF ऑलमोस्ट सभी काम को जो है बहुत ही निपुणता के साथ करती है। इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसीजर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हम 3 स्टेज में बोल सकते हैं। पहला स्टेज जो होता है उसमें आपका एक दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है 125 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, वो 250 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। हाँ जी, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके बाद आपको 3 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, और अगला जो पेपर होगा वो पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। वो 3 घंटे का पेपर होगा और वो 200 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आपके 4 एसेज होंगे, 2 रिपोर्ट राइटिंग, 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रेसेस, और बाकी 25 मार्क्स का ग्रामर आता है। तो ये स्टेज 1 हो गया। जब आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 के अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट क्या है, आपका वेट जो है वो उस रेंज में आता है कि नहीं आता है, आपके आई जो है आई साइट जो है वो सही है कि नहीं है। इसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि रेस होता है, आपने 100 मीटर करना है, आपने 800 मीटर करना है टाइम फ्रेम के अंदर, फिर शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, वो करना होता है। जब आपका स्टेज 2 में ये वाली पार्ट क्लियर हो जाता है तो इसी के बाद आपका तुरंत बाद मेडिकल्स होता है, तो मेडिकल क्वालिफाई करना होता है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 3 आता है। स्टेज 3 आपका इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आपको जो आपका UPSC भवन में जाके फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो आपके स्टेज 1 में जो मार्क्स बने हैं और स्टेज 3 में जो मार्क्स बने हैं उसके बेसिस पर फिर आपकी मेरिट होती है, और मेरिट में आपका अगर नाम आता है तो फिर आप अकेडमीज जाते हैं। कहने का मतलब है फिजिकल और मेडिकल का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन वो जो क्राइटेरिया होता है उसे पूरा करना होता है। हाँ, फिजिकल मेडिकल के हम बोल सकते हैं कि मार्क्स नहीं होते हैं, बट वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। हम ये जानना चाहेंगे, एस्से जो होता है उसमें सेकंड पेपर में वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, या एक लैंग्वेज कोई चूज करनी पड़ती है? तो ऐसे जो हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो स्टूडेंट की चॉइस है। हाँ, एस्से लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके? ऐसे सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करके जाइए। ऐसे राइटिंग घर में प्रैक्टिस कीजिए उसकी, और प्रैक्टिस करने का तरीका अच्छा ये है कि आप जो है 25 से 30 मिनट शुरू में अपने आप को दीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से समझिए। उसके बाद आप जो भी आपको उसके रिगार्डिंग पॉइंट समझ में आते हैं आप उनको रफ तरीके से लिखिए, और उसके बाद फिर उन पॉइंट्स को अरेंज कीजिए। आप इसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि आपने कितने वर्ड लिमिट में लिखा है, और कंटेंट जो है आपका वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपके वर्ड्स। मतलब वर्ड लिमिट कि आप 400 वर्ड्स का लिखें लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो मतलब फ़ायदे लायक नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी पर ध्यान रखिए, तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलने की संभावना है इसमें। अच्छा,
इसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हम अपने आप को वहाँ अच्छे से प्रेजेंट कर सकें? इंटरव्यू देते हुए जैसे मैंने बताया कि मेन इंटरव्यू में जाने से पहले आप जो है प्रैक्टिस करके जाइए। अब प्रैक्टिस दो तरीके से हो सकती है। पहला तो ये है कि आप जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। दूसरा जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो मैंने दोनों ही तरीके से जो है प्रिपरेशन किया था। ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप वहाँ पर जाएँ तो आप बिल्कुल प्रॉपर एक जो आप जेंटलमैन लगने चाहिए। आपकी जो यूनिफॉर्म है वो उससे समझ में आना चाहिए कि हाँ आपकी ड्रेस है वो प्रॉपर है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे आपको कपड़े पहनने या ऐसे कुछ, नॉर्मल कपड़े रखिए लेकिन जेंटलमैन के तरीके से। जैसे कि शर्ट जो है वो आपकी प्रेस होनी चाहिए, आपके पास पैंट जो है वो प्रेस होनी चाहिए, टाई जो है अगर आप लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, शेविंग जो है आपका, हेयर कट जो है वो सब अच्छे तरीके से होना चाहिए, मतलब आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपका जो एक फेशियल एक्सप्रेशन मैं बोलूँगा वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए हल्की सी। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने रखा जाता है तो आपको चाहे वो आता हो या ना आता हो, आपको उसे जो है कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है। अगर आपको नहीं आता है पोलाइटली आप बोल दीजिए सर आई डोंट नो बट आई विल ट्राई टू नो अबाउट इट, तो जानने की कोशिश करूँगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना वो मैटर करता है। हाँ। और ये कितने मिनट का होता है इंटरव्यू? ये इंटरव्यू जनरली 20 से 30 मिनट के बीच कहीं भी हो सकता है। हाँ जी। ये इंटरव्यू जो है इंग्लिश में होता है या हिंदी में दे सकते हैं क्या? जनरली मतलब हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी अलाउड होता है, इंग्लिश में भी अलाउड होता है और मिक्स भी अलाउड होता है। हाँ, पर मेरा मानना ये है कि बेटर होगा कि प्योर हिंदी की जगह हम लोग मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, इंग्लिश और हिंदी का। जितना हो सके हम इंग्लिश का यूज़ करें ज़्यादा। हाँ, मतलब अंग्रेजी शब्दों का कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जॉब प्रोफाइल है उसमें हमें अलग अलग जगहों पे जाना है, सर्व करना है, तो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो एक मतलब एडवांटेजेस रहती है इंटरेक्ट करने में। अब ये तो रही चयन की प्रक्रिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि सिलेबस इसका क्या होता है। थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे इसके सिलेबस के बारे में? जी, पेपर 1 की बात करी जाए अगर, तो पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ जैसे होता है। जनरल स्टडीज़ के अंदर हमारे सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। तो ये सभी सब्जेक्ट जो हैं ये पेपर 1 में आते हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे पूछा जाता है, रिपोर्ट है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो यही चीज़ें करनी होती हैं। इनका कोई डिफाइंड वैसे सिलेबस है नहीं पेपर 2 के लिए। ये पेपर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें होता है भाषा में? अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप उसमें भर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में जो ऐसे पार्ट है वो अगर आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट है यानी कि आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिज, वो आपको इंग्लिश में मैंडेटरीली करना होगा। इसमें पैसेज के अलावा और कुछ भी आता है क्या ग्रामर पोर्शन में? ग्रामर पोर्शन में हमारे नॉर्मल जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आता है, एडवर्ब है, प्रोनाउंस हैं, ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड मीनिंग है, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रीपोजिशंस, ये सभी चीज़ें जो ग्रामर का बेसिक पार्ट होता है वो आता है। क्या आपने इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए किसी प्रकार की कहीं से कोई कोचिंग की, या आपको लगता था कि सेल्फ स्टडी करने से हम ऐसा कर सकते हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं? तो मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि एक प्रॉपर आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, एक डिसिप्लिन तरीके से आप रहें, फोकस्ड रहें और आप एनालाइज अच्छा करें। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खुद से भी तैयारी जो है बहुत संभव है। मैंने भी खुद से ही तैयारी की थी और बाकी एस्पिरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें विश्वास दिलवा दूं कि वो भी इसकी तैयारी जो है खुद से कर सकते हैं, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप यूनिफॉर्म फोर्सेस चैनल पे जाके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के अंत में इसकी लिंक दे दी जाएगी। धन्यवाद।